नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न के साथ करते हैं। आप बताइए कि कौन सी परिस्थिति में एक नाव की रफ्तार अधिक होगी, जब वो धारा के साथ बहेगी या उसके विपरीत। अब आप कहेंगे कि नाव की रफ्तार तो धारा के साथ बहने पर ही अधिक होगी, लेकिन इस सवाल का इस वीडियो से क्या संबंध है? चलिए इस पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूत यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन सब से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रकृति के ही अंग हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस रफ्तार भरी तेजी से विकसित होने वाली दुनिया में हम लगातार बढ़ने के साथ अपनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति से प्रकृति से जुड़ी कुछ बातों को वापस अपना ले तो क्या लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी कि व्यक्त आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? अब भला ये तो आपको वीडियो को अंत तक देखकर उसमें से अपनी क्षमता, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदतों को एक निश्चित समय पर अपनाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने में कि कैसे वैदिक दिनचर्या हमारे जीवन के सभी हिस्सों में सुधार ला सकती है। वैदिक दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर की प्रकृति को जानना होगा, क्योंकि पूरा आयुर्वेद शरीर की प्रकृति को वात, पित्त और कफ में बांटता है। इन्हें ही त्रिदोष कहा जाता है। ये हमारे शरीर की बनावट, व्यक्तित्व और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इन दोषों के आधार पर ही हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है। ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में होते हैं। इन दोषों के अलग अलग कार्य होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ शरीर में इन तीनों दोषों का एक अच्छा संतुलन होता है। इन तीनों दोषों के संतुलन के बिगड़ने पर शरीर सभी तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से घिर जाता है। त्रिदोष के असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत खान पान, जलवायु, आनुवांशिकता के कारण होने वाले दोष। एक मनुष्य में जन्म से ही इन तीनों दोषों में से कोई एक पाया जाता है। इसे प्राकृतिक दोष कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों दोषों को समझते हैं। पहला, वात दोष। ये दोष वायु और आकाश के मेल से होता है। इसके गुण हैं सूखा, हल्का, ठंडा, रूखा, सूक्ष्म और गतिशील। इनकी शारीरिक बनावट है दुबला पतला होना, शारीरिक संरचना का सामान्य से कम होना, बेचैन होना, शरीर का सक्रिय होना, चंचल शरीर, कच्ची नींद, सामान्य लोगों से कम समय के लिए सोना, ज्यादा सपने आना, खान पान का अव्यवस्थित ढंग होना, पाचन तंत्र में सहन, ठंड सहन न कर पाना, चेहरे त्वचा में रूखापन, तेज तेज गति से बात करना, एकाग्रता की कमी होना, मन हवा जैसा होना, अपने निर्णयों पर ना टिक पाना, जल्दी निर्णय ना ले पाना, याददाश्त का कमजोर होना। इनके स्वभाव की अच्छाइयां हैं अधिक उत्साह होना, सक्रिय, अच्छे विचारक, प्रेरित, बड़े सपने देखने वाले और निर्माता, दूरदर्शी। दूसरा, पित्त दोष। ये दोष वायु और अग्नि के मेल से होता है। इसके गुण हैं चिपचिपाहट, गर्म, हल्का, गतिशील और तरल। इनकी शारीरिक बनावट एक अच्छे अनुपात में होती है। हाथ, पैर, वजन, ऊंचाई, बनावट सब मध्यम आकार के होते हैं। ये देखने में हष्ट-पुष्ट, बलवान लगते हैं। गर्म शरीर, जल्दी पसीना आना, सामान्य से ज्यादा पसीना, कसरत करने पर मसल्स का तेजी से बिल्ड होना। त्वचा, बाल तेलीय प्रकृति के होते हैं। बाल गिरने या बालों के सफेद होने की समस्या होती है। इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठंड में आराम से रह पाते हैं। अच्छा पाचन तंत्र होना, खाने पीने के तरीके का सामान्य होना, जल्दी भूख लगना, भूख बर्दाश्त न होना, त्वचा संबंधित रोग, मुंह और शरीर से दुर्गंध आना, बहुत तेज गुस्सा आना, अधिक आशाएं रखने वाले, जल्दी आपा होना और ईर्ष्यालु होना, संवेदनशील होना, इमोशंस छुपा नहीं पाते। इस दोष की अच्छाइयां हैं
एक अच्छा सामाजिक जीवन जीते हैं। इनके आकर्षक व्यक्तित्व और बोलने की कला के साथ जल्दी घुलने मिलने के कारण विचारों को जल्दी देख परख कर अच्छे निर्णय लेना, नेतृत्व क्षमता, होशियार, समर्पित और अच्छी याददाश्त के धनी, प्रतिद्वंदी स्वभाव के लोग। तीसरा, कफ दोष। ये दोष जल और पृथ्वी के मेल से बना है। इसके गुण हैं तेलिया, ठंडा, भारी, चिपचिपा, लचीला, स्थिर। ये सामान्य से अधिक वजन वाले होते हैं। भाटी और निष्क्रिय शरीर, मजबूत हड्डियां, बड़ी मांसपेशियां, मोटे बाल, वजन जल्दी बढ़ना और कम करने में परेशानी होना, ज्यादा देर तक गहरी नींद लेना, श्वास संबंधी रोग अधिक होना, काम करने में अधिक समय लेना, बदलावों में अरुचि, जिद्दी चीजें, बातें पकड़ कर रखना, लचीला होना, जल्दी से प्रेरणा खोने के कारण अवसाद में जीने की अधिक संभावना। इस दोष की अच्छाइयां हैं बिंदास प्रवृत्ति के लोग, गंभीर स्थितियों में शांत, प्यार की कद्र रखने वाले, स्नेह रखने वाले और ईमानदार, गुस्सा जल्दी नहीं करते लेकिन गुस्सा आने पर लंबे समय तक करते हैं, धीमी गति से सीखकर हमेशा याद रखने वाले, होशियार, कम समय में तेजी से काम करने वाले लोग। ये बात हुई दोषों को अलग अलग समझने की। अब ये बात भी समझ लेते हैं कि एक शरीर में एक ही समय में दो दोष भी हो सकते हैं। ये दूसरा दोष, जिसे विकृति कहा जाता है, वो एक प्रकार की जीवन शैली, खाने पीने, रहने और काम करने के तरीकों के जरिए अपने शरीर में उस दोष को अधिक होने का मौका देती है। अब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भले ही हमारे अंदर एक दोष हो या दो दोष, हमें तीनों ही दोषों में एक अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आगे दी गई जानकारी को काम में लाया जा सकता है। अब तक हम ये तो जानते ही हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिससे सारी धरती और जीव जंतु भी बने हैं, और यही कारण है कि कुदरत का अंग होने के कारण हमारा शरीर भी सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है, और साथ ही ये त्रिदोष भी अलग अलग समय पर इनसे प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं दिनचर्या की। पहला, आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सूर्योदय से 96 मिनट पहले ये समय होता है और इसी समय जागकर मनुष्य को अपना दिन शुरू करने की सलाह दी जाती है। ये कहा जाता है कि आँख खुलने से पहले हाथों को रगड़कर आँखों पर रखें और फिर दोनों हाथों को मलकर उन्हें खुली किताब की तरह देखते हुए कहा जा सकता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में विद्या माता और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है, जिनका ध्यान करते हुए मैं सुख समृद्धि के साथ अच्छे कर्मों के लिए मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब पाद स्पर्श करने के लिए दाएं हाथ से भूमि को प्रणाम करके अपने हाथों को माथे पर रखते हुए ये कहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर क्षमस्वमेव। यहाँ इसका संक्षेप में अर्थ है कि धरती माँ, पाद स्पर्श करने के लिए क्षमा मांगते हुए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद अपने माता पिता और गुरुजनों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, इसके पश्चात उषापान कीजिए, यानी कि रात भर तांबे के बर्तन में रखे पानी को अपनी क्षमता के अनुसार पीजिए। तांबे का बर्तन नहीं होने पर सादे पानी को गुनगुना गर्म करके पिए। इससे पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्रिदोष का नाश होता है। पानी को बैठकर पीने से घुटने भी स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद नित्य क्रिया को मलासन में करने से सरलता से पेट की सफाई होती है। तीसरा, अब दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन यानी दांत और जीभ की सफाई की जानी चाहिए, जिसके लिए नीम, बबूल, दालचीनी की दातुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे मसूड़े मजबूत होने के साथ बुद्धि, आयु और प्राण में वृद्धि होती है
इसके साथ ही केवल गंडुश यानी द्रव्य जैसे तिल के तेल आदि को कुछ देर मुंह में रखकर कुल्ला करना चाहिए। इसे ऑयल पुलिंग भी कहा जाता है। ये भी स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। चौथा, इसके बाद अभ्यंग जैसे आंखों में काजल लगाना, आंखों की सफाई करना, नस्य कर्म यानी नाक में तेल डालना और अभ्यंग यानी मालिश करना, ये सभी कार्य किए जाने चाहिए। पांचवा, इसके बाद ईश्वर की आराधना, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा ध्यान किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है कफ दोष वाले लोगों को गहन कसरत, पित्त दोष वाले लोगों को मध्यम कसरत और वात दोष वाले लोगों को कम तीव्रता वाली कसरत करनी चाहिए। छठा, व्यायाम के आधे घंटे बाद नहाना चाहिए। सिर को ठंडे तथा सामान्य तापमान के पानी से धोना चाहिए, अन्यथा बालों, आँखों और दिल की समस्या हो सकती है। बाकी शरीर के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। सातवां, अब आयुर्वेद के अनुसार खाने के नियमों को जानने के लिए पहले जानते हैं कि आयुर्वेद ने भोजन को 3 भागों में बांटा है। पहला, सात्विक भोजन। इसमें वो सभी खाद्य पदार्थ आते हैं जो सीधे प्रकृति से मिलते हैं। फल, सब्जियां, अनेक प्रकार के अन्न, दालें आदि। ये ताकत प्रदान करने के साथ आयु में वृद्धि करते हैं। दूसरा, राजसिक भोजन। इसमें सभी तरह के कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, सूखे और बहुत गर्म या बहुत ठंडे पदार्थ आते हैं। इनका सेवन करने से बहुत बीमारियां आती हैं। तीसरा, तामसिक। इसमें सभी तरह के डिब्बे बंद खाद्य, मांसाहारी भोजन, बासी, बेस्वाद और ऐसा भोजन जिसे पके हुए 3 घंटे से अधिक समय हो गया, ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही भोजन करना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया आसानी से हो सके। पहला, नाश्ता सुबह जल्दी किया जाना चाहिए और नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा, दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच किया जाना चाहिए। इसमें भोजन की मात्रा दिन में सबसे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले किया जाना चाहिए और ये सबसे हल्का होना चाहिए। चौथा, भोजन सुखासन में बैठकर शांति से किया जाना चाहिए और इसके लिए धन्यवाद भी किया जाना चाहिए। इसमें भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखते हुए अधिक मात्रा में खाने से बचना चाहिए। पांचवा, भोजन ऋतु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। छठा, खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ही पानी पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। यदि खाने के साथ किसी पेय का सेवन करना चाहते हैं तो नाश्ते के साथ फलों का रस, दोपहर के भोजन के साथ मट्ठा या लस्सी और शाम के भोजन के साथ दूध का सेवन किया जा सकता है। सातवां, सादे पानी को घूंट-घूंट भर के पीना चाहिए। ठंडे पानी के सेवन से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा पानी भी पी सकते हैं। आठवां, व्यक्ति को एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी अपनी प्यास और क्षमता के अनुसार पीना चाहिए। नवां, आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में सोने को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अत्यधिक गर्मी के मौसम में तथा अन्य कारणों से भी तीनों दोषों वाले व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से सोने के बारे में बताया गया है। कफ दोष वाले व्यक्ति को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। पित्त दोष वाले व्यक्ति को दोपहर में 20 मिनट आराम करने के लिए ही कहा गया है तथा वात दोष वाले व्यक्ति अधिक समय तक दोपहर में सो सकते हैं, क्योंकि ये रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। 10वां, आयुर्वेद में परिवार तथा समुदाय में समय बिताने के महत्व के बारे में बताया गया है। अतः अपने काम को खत्म करके शाम का समय परिवार तथा समुदाय के साथ बिताना चाहिए। 11, आयुर्वेद के अनुसार रात के भोजन और सोने में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, अन्यथा ये मोटापा लाता है तथा कई अन्य रोग होते हैं। 12वां,
आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष वाले व्यक्ति को 8 घंटे से कम, पित्त दोष वाले व्यक्ति को 7 से 8 घंटे और वात दोष वाले व्यक्ति को 8 घंटे से अधिक की नींद लेनी चाहिए। 13. आयुर्वेद के अनुसार हवादार कमरे में धरती पर सोने को उचित माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि वात दोष के असंतुलन से 80, पित्त दोष के असंतुलन से 46 तथा कफ दोष के असंतुलन से 28 तथा इन तीनों के असंतुलन से 148 बीमारियां होती हैं। इसमें छोटी से लेकर बड़ी तरह की सभी बीमारियां आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति को स्वस्थ शरीर और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उसकी बुद्धि निर्मल होती है और उसका मन शांत होने के साथ बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है और इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है। इसके साथ ही जीवन के सभी आयामों में भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। आधुनिक जीवन शैली में भले ही हम पूरी तरह से आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा ना भी बना पाएं, तो भी कुछ आदतों को अपनाने से भी एक बेहतर जीवन जीने की ओर बढ़ा जा सकता है। आज के वीडियो का अंत इस श्लोक के साथ करते हैं। सम दोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रियाः प्रसन्नात् मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। सुश्रुत संहिता कहती है कि एक मनुष्य का त्रिदोष अग्नि, धातु और मल क्रिया के सम होने के साथ जिस मनुष्य की आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न है, ऐसे मनुष्य को ही स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है।